बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर काफ़ी डिमांड पे बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों के एफपीएससी के टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है और ये वो जो लेक्चर्स ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इनका नाम ही टाइटल ही ये रखा है कि लास्ट मोमेंट स्टडीज़। और इसके अंदर हम किस तरीके से लेके चलेंगे, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आप समझ लें कि आप लोगों ने ये लेक्चर्स अगर हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं आप इन लेक्चर्स को, कि आप कहें कि हम ये लेक्चर्स भी ले लें और इन लेक्चर्स के थ्रू हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और हम लोग एफपीएससी के टेस्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाए। तो इसका तरीका ये होगा, इस तरीके को फॉलो करें तभी ये सारी चीज़ इफ़ेक्टिव होगी, वरना ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी। आप लोगों का जितना भी सिलेबस है एफपीएससी वालों ने अनाउंस किया हुआ है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग तकरीबन पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस बन जाएंगी अगर हमें ऐसा लगा, महसूस हुई कि वहाँ पे ज़रा ज़्यादा कंटेंट है और ज़रा ज़्यादा उस पर फोकस करने वाली चीज़ें, तो हम उसको क्या कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, 2 वीडियोस तक उसको ले जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट स्टडी की वीडियोस की सीरीज़ अगर आपने फॉलो करनी है तो उसके लिए आपका सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है कि आप सबसे पहले देखें वीडियो, ठीक है। अब वीडियो देखने का मतलब ये है कि ऐसे बस हैंड्स फ्री लगा के मोबाइल उठा के देखना नहीं है, आपने प्लस इसके बनाने हैं नोट्स। अब देखिए टोटल आपके पास रह गए 7 से 8 दिन, ठीक है। अब 7 से 8 दिन भी अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो फिर आप डिज़र्व नहीं करते उस पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया और आप टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ चीज़ मिलेगी, तो मेहनत करने के लिए ये तरीका है। वीडियो देखिए, साथ उसके नोट्स बनाएं, नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाएं। एक कमेंट आया हुआ था, मुझे नाम नहीं याद, कि नोट्स बनाने का तरीका बता दें, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अभी ही बता देती हूँ आपको कि नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। ये हो गया। दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, जब आपने ये कर लिया, इस पर अगर आप ठीक से टाइम लगाएं ना तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इस पर। 1 घंटे की अगर वीडियो हो और साथ आप लोग उसको रोक रोक के अंडरस्टैंड करें, एक एक पॉइंट लिखें, तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। या किसी की स्पीड ज़्यादा है अगर, तो चले 2 घंटे लगा दें, लेकिन इतना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है बुक रीडिंग। अब अगेन बुक रीडिंग भी अच्छा खासा टाइम डिमांड करती है, क्योंकि जो आपने नोट्स बनाए हुए होते हैं ना, अब आपने उसको बुक से सर्च करना है, ठीक है। जो भी नोट्स में आप लोगों ने वीडियो में देखा है, आपने सारी स्टडी करनी है बुक से। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइट हुए हुए होते हैं, बोल्ड हुए हुए होते हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, उनको रीड आउट करना है अपने पास, नोट्स में एडिशन करते जाने, नोट्स वही रखने, सिर्फ एडिशन करते जाने। नोट्स बनाने का एक प्रॉपर मेथड होता है, काइंडली उस मेथड को फॉलो करें। आप अगर कहें ना कि आप लंबी लंबी लिखते जाएंगे, ये सबसे बड़ा जुल्म करेंगे आप अपने साथ भी और इस टाइम के साथ भी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है आपके पास, ठीक है। और जो लास्ट मोमेंट स्टडी होती है ना, उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना है, ना कि अपने हार्ड वर्क की तरफ जाना है, ठीक है। बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग करने के बाद जब आपने सही से उसको बुक रीड कर लिया है, और थर्ड नंबर पर आपने सख्त किस्म की, हार्ड किस्म की रिवीजन करनी है। और हार्ड किस्म की रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने अपने नोट्स को थॉरली करना है, अपने फिंगर टिप्स पे करना है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ऊंचा ऊंचा करके पढ़ना है। जब आप ऊंचा एक चीज़ पढ़ते हैं ना, तो आपकी उस टाइम पे 2 सेंसेस काम कर रही होती है, आप बोल भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं, तो आपका जो माइंड है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। तो आप इतनी वॉल्यूम में बोले कि आपको खुद आपकी आवाज़ है, विस्पर नहीं करना, आपने ऊंची आवाज़ में बोलना है, ठीक है। फिर ये आपकी हो जाएगी रिवीजन। अब जब रिवीजन हो गई तो आपका ये वाला टॉपिक हो गया कवर। आपका इस दिन, मतलब अगर बुक रीडिंग भी ठीक से करें तो इसमें भी 2 एक घंटे तो आराम से ही लग जाते हैं। वो करने के बाद रिवीजन 1 घंटा कर लें। तो अगर आप ये पूरा करें ना, अगर 2 घंटे आप करें बुक रीडिंग और 1 घंटा कर दें आप रिवीजन का, तो तकरीबन आपके पास 6-7 घंटे बन जाते हैं। और 6-7 घंटे एक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए पर डे अगर आप तैयारी करें, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये आसान काम है। तो आप पर डे के हिसाब से ये तैयारी करें, और साथ जो टाइम रह जाता है आप पेडागॉजी करें और अपना जर्नल जो सेक्शन है उसका इंग्लिश का वो कवर करें, ठीक है। इस तरीके से लेके चलेंगे तभी होगा, वरना ये अगर अब लेज़ीनेस शो करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। आज के हम लोग जो लेक्चर हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ गिवन फ्रॉम एफपीएससी, और वो टॉपिक हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। अभी हम कोशिश करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन का तमाम बेसिक डेटा आपके साथ शेयर कर लें, ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी,
अब छोटे से यहाँ पे एक टिप ले लें, इन टेस्ट को पास करने की एक टिप है। देखिए अक्सर हम कहते हैं कि यार ये तो इतना बड़ा थ्योरेटिकल काम है जो हम ये लेक्चर मिल रहा है, हमें तो इतना थ्योरेटिकल काम है, भला इसको हमारा करने का क्या फ़ायदा, कि ऐसे तो क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं आते ना। एक कमेंट में ये भी आया हुआ था कि एमसीक्यूज़ आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, आपके सिंपल एमसीक्यूज़ आएंगे। अब आपके जब एमसीक्यूज़ आते हैं ना तो आप लोग ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है ये इतना लंबा काम करने की, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी है कि जब आपको एक सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी समझ आई हुई होगी ना कि ये काम ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो कहीं बीच में कोई लॉजिक होगी ना, अगर कोई ऐसा लॉजिक जो शायद आप मिस कर गए हो, तो आप इस पूरे सिस्टम को जब एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका भी कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा कि अच्छा इसका यूँ हो रहा होगा, ये कोई मतलब लॉजिक आप बना लेंगे उस चीज़ की, वो मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप बिल्कुल ही उस चीज़ से वो नहीं समझ आई भी होगी, आप बिल्कुल एक अननोन थ्योरी आपके सामने आ जाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस किया करें, उसके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट समझ लिया करें, बाकी फिर बेशक छोड़ दिया करें। अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। डेटा जब कम्युनिकेट करता है या उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन डेटा कम्युनिकेशन, कितने कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। तो देयर आर टोटल बेसिक 5 कंपोनेंट्स इन डेटा कम्युनिकेशन। एंड व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? एक होता है आपके पास सेंडर, एक होता है आपके पास रिसीवर, एक मीडियम होता है, जिस मीडियम मतलब वो जगह जिसके थ्रू वो मैसेज जा रहा है। क्या जा रहा है? मैसेज। तो एक क्या चीज़ मैंने बोली? मैसेज भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर, ये हो गया मीडियम, ठीक। इस मैसेज को मैं कर देती हूँ डेटा, ठीक है। और लास्ट पे चीज़ आ जाती है इनकोडर डिकोडर, इनकोडर डिकोडर, ठीक है। इनकोडर डिकोडर आ गया। इनकोडर डिकोडर का क्या फ़ंक्शन होता है? इतना ही फ़ंक्शन समझ लें कि एक आपके सामने जो बंदा है ना, उसको जापनीज़ समझ आती है और आप उर्दू में बोल रहे हैं। तो जब वो उर्दू कन्वर्ट होगी उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में ये रिसीवर समझता है, समझ लें कि हमने क्या कर दिया, इनकोडिंग डिकोडिंग वाला काम कर दिया, ठीक है। वैसे इसकी अच्छी खासी लंबी थ्योरी है, हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। बेसिक्स के लिए आपने सिर्फ यही समझ लेना है, ठीक हो गया। और अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, कि जिस तरह यहाँ पे समझिएगा बात, हाय, हाउ आर यू, ओके, दिस वाज द मैसेज। ये डेटा है जो सेंड होना है। अब इनकोडर जो है ना, इसको क्या करेगा, एक ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जो इस मीडियम के थ्रू पास हो सकती है। ये मीडियम क्या हो सकता है? ये कोई वायर हो सकती है, कोई वायरलेस हो सकते हैं। तो दिस मैसेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। और अदर फॉर्म क्या होती है? डिजिटल फॉर्म होती है या एनालॉग फॉर्म होती है। तो समझ लें कि इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगी तो यह आ जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये कन्वर्ट होकर इस तरह बन गई। अब ये काम किया इनकोडर ने। अब जब ये वाला मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, तो डिकोडर इसको दोबारा डिकोड कर देगा ओरिजिनल मैसेज में। तो वो क्या हो गया, ये वाला जितना भी डिजिटल है वो दोबारा कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, हाय हाउ आर यू के फॉर्म में, ओके। तो ये हो जाता है इनकोडर डिकोडर, सेंडर रिसीवर। क्लियर होना चाहिए, आसान सी चीज़ें। और बाकी हो गया क्लियर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स। अभी हमने बात की थी कि कोई ना कोई तो तरीका होगा कि मीडियम में से जब कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है, डेटा पास होता है, तो वो उस तरीके में कन्वर्ट हो जाता है जिससे वो पास हो सकता है, ठीक है। मीडियम में से पास हो सकता है। तो अब दो ही तरीके होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, हाई हाउ आर यू मस्ट बी कन्वर्टेड इन सम अदर फॉर्म। तो अदर फॉर्म्स दो तरह की हो सकती हैं, दैट इज़ डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल के अंदर मतलब ये होता है कि 0 एंड 1 की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं कि एक बेसिक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो नीचे वाले बिट्स हैं ना, ज़ीरो वाले बिट्स, उनको इस तरह ड्रॉ करते हैं, और ऊपर वाले 1 0 1 1 इस तरह करके ड्रॉ कर देते हैं, और फिर इनको आपस में जॉइन कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है इसकी, ठीक है। थोड़ी ब्लॉक्स शक्ल होती है इसकी डिजिटल फॉर्म की। जो एनालॉग फॉर्म होता है ना, वो होता है इस तरह की वेवी फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसका जो 0 का मतलब होता है वो होता है लोअर बिट, या उसको कहते हैं ऑफ बिट। और जो 1 होता है वो हायर बिट होता है, या उसको ऑन बिट कहते हैं, ठीक है। बस इतना से इसमें है डिजिटल में। अब आ जाती है अगली बात, एनालॉग की। देखिए एनालॉग को समझने के लिए, एनालॉग होता है वेवी
फॉर्म में साइनोसाइडल वेव्स होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी फिज़िक्स के अंदर। दो कॉन्सेप्ट्स हैं एनालॉग के अंदर जो हम लोग मेजर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनालॉग की। वो क्या है कि पहली बात है हमारे पास क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास एम्पलीट्यूड। ठीक, अब समझ लें कि ये हमारे पास है दरवाज़ा, ठीक है, ये हमारे पास है दरवाज़ा, इधर से पास करना है लोगों ने। अब अगर आपने बात करनी है एम्पलीट्यूड की, बात ज़रा ध्यान से सुननी है आपने यहाँ पे। अगर आप बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, आई एम रियली सॉरी, हम बात करें फ्रीक्वेंसी की। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की तो क्या होगा, इसका हम कैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेजर करेंगे कि इस जगह से कितने ज़्यादा लोग एट सिंगल टाइम गुजर सकते हैं। जिस तरह मैं ये कहती हूँ कि ये देखिए एक टाइम में कितना बंदे पास हो रहे हैं, ये एक ही बंदा पास हो रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 पर्सन है, क्योंकि एक यूनिट टाइम में सिर्फ एक ही बंदा गुजर है। हाँ, अगर बहुत सारे बंदे इकट्ठे गुजरेंगे तो इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब दूसरी चीज़ होती है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि ये जो लोग गुज़र रहे हैं यहाँ से, वो कितनी बड़ी बड़ी छलांगे लगा के गुज़र रहे हैं। अगर तो वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा के गुज़रते हैं यहाँ से, तो इस तरह करके कि वो ऐसे करके बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और अगर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, तो जब हमारे पास बात होती है वेव्स की तो उसके अंदर भी दो ही चीज़ें आती हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को हम कैसे करेंगे कि अगर एक रास्ता है, उस रास्ते में से किसी ने पास करना है, तो अगर बहुत सारी पास करेंगी तो वो होगी हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो बड़ी बड़ी वेव्स होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, उसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अगली बात है ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड सिंपल सी बात है, द वे इन विच द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। वो तरीका जिससे डेटा पास हुआ है वो होता है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड। मोड का मतलब होता है वे, ठीक है, वो तरीका जिससे पास हुआ है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक, अब डेटा को पास करने के लिए हमारे पास 3 मोड्स होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किसके कितने मोड्स हैं, मतलब काउंटिंग पता होनी चाहिए। ये आ जाता है पेपर में कि बताएं ट्रांसमिशन मोड्स टोटल हैं कितने टाइप्स के। तो टोटल जो है हमारे पास 3 ट्रांसमिशन मोड्स हैं। एक आपको जो नाम है मैं बताती हूँ, दैट इज़ सिंप्लेक्स। द नेक्स्ट वन इज़ हाफ डुप्लेक्स, and the last one is full duplex। ठीक है जी, अब जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हमारा सिंप्लेक्स मोड है। क्यों? क्योंकि आप फ़िलहाल रियल टाइम पे, रन टाइम पे मुझसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम लोग कब ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि वो सिंप्लेक्स मोड है। अब पेपर के हिसाब से ये कैसा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से इस तरह इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ब्रॉडकास्ट जो है वो ट्रांसमिशन मोड में से किसकी एग्जांपल है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट से ज़रा ज़्यादा भी बड़ी चीज़ आ सकती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें आप बोल रहे हो या कोई बोल रहा हो और आप सिर्फ सुन सकते हो, आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो, आप उसको रिप्लाई ना कर सके, रिस्पॉन्ड ना कर सकें, तो इट मीन्स कि यू आर वर्किंग इन अ सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, टीवी आप देख रहे हैं, मॉर्निंग शो लगा हुआ है या कोई न्यूज़ चैनल लगा हुआ है, तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या आपका रिस्पॉन्स उस तक नहीं पहुंच रहा, तो ये चीज़ होती है हमारे पास सिंप्लेक्स। उसके बाद आ जाती है हाफ डिप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स मोस्टली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इसमें, तो क्लास की एग्जांपल ले लें। ठीक है, क्लास की एग्जांपल इस तरह ले लें कि जब टीचर अपना लेक्चर दे रहा होता है तो स्टूडेंट चुप करके सुनता है। जब टीचर अपनी बात फिनिश कर चुकता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब होता है हाफ डिप्लेक्स। जब एक तरफ की जो ट्रांसमिशन है वो ख़त्म हो जाए या वो रुक जाए, पॉज हो जाए, उसके बाद दूसरी तरफ से ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है। ठीक है, वन वे स्ट्रीट केस की बेसिकली एग्जांपल दी जाती है कि जिस तरह एक स्ट्रीट में एक ही तरफ से गाड़ी जाएगी, दूसरी तरफ से नहीं आएगी जब तक कि ये नहीं पहुंच जाती अपनी मंजिल तक। तो जैसे ये निकली गई गली से तो तब दूसरी गाड़ी यहाँ पे एंटर होगी। तो हाफ डिप्लेक्स इस तरह की बात है। ठीक है,
और इसके अंदर अगर एग्ज़ाम्पल आप करें, अगर कंप्यूटर के सेंस में इसके एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं, तो इंटरनेट की सर्फिंग जो है वो एग्ज़ाम्पल है, बेस्ट एग्ज़ाम्पल फॉर हाफ डुप्लेक्स। इट मीन्स कि जब आप लोग कुछ चीज़ टाइप करते हैं गूगल पे, तो जब आपकी सर्च फिनिश हो जाती है या आप सर्च का बटन दबा देते हैं, तब आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। डन। उसके बाद आ जाता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स आपकी जो है वो कॉल जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। कॉल का मतलब ये है कि कॉल में ऐसा तो नहीं होता ना कि जी अगला बंदा बोल चुके तो फिर आप बोलेंगे नहीं, वो बोल रहा होता है, आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ होती है जिसके अंदर मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा होता है उसको इंटरप्ट करके अपनी बात या अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दें, दैट इज़ कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स के अंदर कॉल आ जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी के अंदर क्या होता है, वॉकी टॉकी क्या सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। देखिए जो वॉकी टॉकी होता है, अगर आप इसका पर्पस समझें तो वॉकी टॉकी के अंदर क्या होता है, एक बंदा जब आप अक्सर आर्मी वालों को देखते होंगे, वो होते हैं ना वो क्या सिग्नल्स देते हैं 1 1 2 2 इस तरह बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, ओवर 1 1 ओवर 2 2 इस तरह बोलते हैं। तो इट मीन्स कि वो अपना बताते हैं कि भाई मेरा मैसेज कंप्लीट हो चुका है। जब अगले बंदे को वो सिग्नल मिलता है ना कि मेरी उसकी बात कंप्लीट होगी, वो तब अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि वो कॉल ही है, लेकिन क्योंकि वो वॉकी टॉकी कॉल है, इस वजह से वो किस में इंक्लूड होगी, हाफ डिप्लेक्स में होगी, ठीक है। इसका हम लोग कह देते हैं ये सिर्फ फ़ोन कॉल होती है, जो फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं उसके बारे में बात होगी, ठीक है जी। अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। हमारे पास दो तरह की होती हैं डेटा ट्रांसमिशन, एक होती है पैरेलल और दूसरी होती है सीरियल, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, अगर आपसे ये, वैसे तो आसान सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी जब बिट्स इकट्ठी मूव करती हैं तो इट मीन्स कि वो पैरेलल ट्रांसमिशन है। और अगर एक ही लाइन है और उसमें पहले ज़ीरो, जब ज़ीरो पहुंच जाता है उसके बाद 1 आता है, 1 पहुंच जाता है फिर अगला 1 आता है, मतलब जो बिट्स हैं वो बारी बारी मूव करती हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ आ रही तो एक सिंपल से एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और उसके लिए मैं दोनों के लिए वो चीज़ सॉल्व कर देती हूँ। जिस तरह हमारे पास है 1 1 0 0 1 1 1 0, ये डेटा है हमारे पास जिसने मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। अगर ये पैरेलल के थ्रू जाएगा तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपेंड करता है आपके पास कौन सा मोड है, ये इकट्ठे चला जाता है। देखिए ये सारी की सारी 8 बिट्स इकट्ठी चली जाएंगी, ठीक, ये पैरेलल मोड है। अगर इसी चीज़ को मैं सीरियल में करूँ कि सीरियल वाला कैसे करेगा, तो सीरियल वाला करेगा किस तरह, सीरियल वाला इस तरह करेगा, ऐसे लाइन लगा दें, ज़ीरो को पहुंचाएं। जब ज़ीरो यहाँ पहुंच चुकता है रिसीवर साइड पे, रिसीविंग साइड पे पहुंच चुकता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये चला गया फिर 1 जाएगा, 1 चला गया फिर अगला 1 जाएगा, ये इस तरह करके भेजते हैं, ठीक है। तो इससे देखने में पता चल रहा है आप लोगों को कि कौन सी इसमें स्लो ट्रांसमिशन है और कौन सी फास्ट ट्रांसमिशन है। पैरेलल ट्रांसमिशन आप लोग अपने लैपटॉप्स पे देखेंगे, जो प्रिंटर की पोर्ट होती है दैट इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन एंड दैट इज़ फास्टर ट्रांसमिशन एज़ कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन बेसिकली इन्वॉल्व्स कीबोर्ड ट्रांसमिशन, कीबोर्ड के अंदर जो होती है वो बिट बाय बिट जाती है, ये माउस की ट्रांसमिशन, तो वो जो ट्रांसमिशन होती हैं वो हम लोग कहते हैं वो क्या है, सीरियल ट्रांसमिशन है एंड दे आर स्लोअर एज़ कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन। ओके जी, अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इस वजह से क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं करने वाले। तो एसिंक्रोनस, ये पैरेलल और सीरियल के आगे से ही टाइप्स आ जाती हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो क्या करती है, वो करेक्टर बाय करेक्टर मूव करवाती है डेटा को, करेक्टर बाय करेक्टर। करेक्टर का तो मतलब समझते हैं ना आप, जिस तरह ए बी सी, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं अगर कर दूँ यहाँ पे, ये हम लोगों ने डेटा सेंड करने ए बी सी डी, ठीक। तो अगर ये एसिंक्रोनस है ना, ये समझे पूरा वर्ड है, बल्कि हम ये पूरा वर्ड ही लिख देते हैं, हम लोग पूरा वर्ड लिखते हैं, वो है टेबल, ठीक है। अब ये एक वर्ड है जो हमने सेंड करना है आगे, तो अब अगर ये एसिंक्रोनस हुआ ना तो ये कैसे सेंड होगा, ये ऐसे सेंड होगा, पहले टी जाएगा, ठीक। प्रोसेस मैं आपको फिर बताती हूँ कैसे होगा, लेकिन इसका तरीका क्या होगा, पहले टी, फिर टी पहुँच चुकेगा ए, फिर बी, फिर एल और फिर ई,
ठीक है, ये जाएगा करेक्टर बाय करेक्टर। अब इसका एक तो ये होता है ना कि डेटा कंटिन्यूस नहीं होता है, लिखते जाएं साथ साथ, डेटा कंटिन्यूस नहीं होता है एसिंक्रोनस के अंदर। क्यों? क्योंकि दो करेक्टर्स के दरमियान गैप आता है। गैप क्या आता है? पीछे बताने के लिए कि अच्छा और भी अगर हैं तो अगर और भी करेक्टर है तो वो सेंड कर दो। वो जो एक बीच में गैप आ जाता है ना, थोड़ा सा डिले आ जाता है, इट मीन्स कि दो करेक्टर्स के दरमियान आ जाता है हमारे पास गैप। अब ये जो गैप्स होते हैं ना, ये सिर्फ आते हैं एसिंक्रोनस के अंदर। और किसके अंदर गैप्स आते हैं? करेक्टर्स के अंदर गैप्स आते हैं। ठीक, प्लस ये लेस एफिशिएंट है और स्लोअर भी है। दो हमने पढ़ने हैं अभी, एक हमने एसिंक्रोनस मैंने लिख दी है एंड द सेकंड वन इज़ सिंक्रोनस। ठीक है, तो साथ साथ दोनों का कॉन्सेप्ट इकट्ठे ही ले लें कि एसिंक्रोनस के अंदर करेक्टर बाय करेक्टर मूव करते हैं एंड सिंक्रोनस के अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक मूव करते हैं। ठीक है, अब ये जो है एसिंक्रोनस इज स्लोअर एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस। ठीक हो गया, इसके अंदर करेक्टर बाय करेक्टर और उसके अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक। चलिए एक ही एग्जांपल से दोनों को समझ लेते हैं। ए सिंक्रोनस करेक्टर बाय करेक्टर, सिंक्रोनस ब्लॉक बाय ब्लॉक। अगर टेबल सेंड करना है ए सिंक्रोनस के हिसाब से, तो ए सिंक्रोनस में पहले टी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी, फिर एल, फिर ई। लेकिन सिंक्रोनस के अंदर ये पूरा ब्लॉक बनेगा और पूरे का पूरा ब्लॉक सेंड हो जाएगा अगली तरफ। तो आपको अब समझ आ जाएगा कि विच वन इज़ स्लोअर एंड विच वन इज़ फास्टर। अब इसके अंदर एक टेक्निक होती है जो आपने समझनी है। देखिए, इसके अंदर दो बिट्स यूज़ होती हैं। एक बिट को कहते हैं स्टार्ट बिट और एक बिट को कहते हैं स्टॉप बिट। जब रिसीविंग साइड पे स्टार्ट बिट पहुंचती है ना, एंड स्टार्ट बिट वैल्यू 0 होती है, जब 0 पहुंचती है ना रिसीविंग साइड पे, तो इसको ये पता चल जाता है रिसीविंग साइड पे कि यहाँ पे कोई करेक्टर है जो यहाँ पे आना चाहता है। ठीक है, तो ये फिर उसको कह देती है कि ठीक है, आई एम अवेलेबल, यू कैन सेंड एनी डेटा। तो वो क्या कर देते हैं, आपको करेक्टर सेंड कर देते हैं। फिर जब कंप्लीट हो जाता है, फिर वो 1 सेंड कर देते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया। फिर 0 की रिक्वेस्ट करते हैं, फिर 1 करते हैं, फिर 0, फिर। तो ये क्या होता है, स्टार्ट बिट और दूसरी बिट क्या है, स्टॉप बिट होती है। ठीक है, जो स्टार्ट बिट होती है दैट इज़ 0, और जो स्टार्ट बिट है दैट इज़ 0, एंड जो स्टॉप बिट है दैट इज़ 1। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाली बिट है और जो स्टॉप बिट है 1। अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर के अंदर कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जो आपकी लाइन है, जो तार है, ये बिल्कुल आइडल स्टेट में, आइडल मतलब इसके अंदर से ना कोई चीज़ जा रही है ना आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने यहाँ पे उनको ये बताना है कि अगर यहाँ पे बार बार 1 1 1 1 आ रहा हो, तो इट मीन्स कि हमारी जो मीडियम है, हमारी जो वायर है, दैट इज़ इन आइडल सिचुएशन है। आइडल सिचुएशन क्या होती है? जिसके अंदर कोई डेटा पास नहीं हो रहा, और इसके अंदर 1 क्या है, वो बिट है जो पास होती रहेगी। अगर वो बिट 1 पास होती रही, तो इट मीन्स कि जो आपका मीडियम है दैट इज़ इन व्हाट स्टेट, आइडल स्टेट। ओके जी, अगली चीज़ जो हम लोगों ने की दैट इज़ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस के अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक मूव करते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स के हिसाब से मूव करते हैं कि इसको टाइम दिया जाता है कि एक ब्लॉक को 2 सेकंड के अंदर पहुंचा दो, या अगले ब्लॉक को 2 सेकंड बाद पहुंचाना है। ठीक है, कोई ना कोई क्लॉक सेट हुई हुई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह काम दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिंक्रोनस जो है वो क्लॉक टाइमिंग्स पे चलती है, इनकी कोई ना कोई टाइमिंग सेट हुई हुई होती है ब्लॉक्स की। लेकिन जो एसिंक्रोनस होता है ना, उसके अंदर स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट यूज़ होती है। ठीक है, बाकी डिफरेंस समझ आ गया, व्हाट इज़ विच वन इज़ फास्टर एंड विच वन इज़ स्लोअर। ठीक है, बस बाकी इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। ओके जी, अगला टॉपिक है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि एक टाइम में, एक यूनिट टाइम जो होता है हमारे पास दैट इज़ सेकेंड, तो उस सेकेंड में कितना डेटा पास हो सकता है एक मीडियम से। ठीक है, एक मीडियम से कितना डेटा पास हो रहा है, द अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, अगर इसको हम लोग क्लियरली कहें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इज़ अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ ट्रांसफर्ड इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, और यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि यूनिट टाइम क्या बोला है, तो यूनिट टाइम का मतलब होता है टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर कितना डेटा पास हुआ है, वो हमारे पास होती है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ दो तरह की होती है, दो टाइप्स होती है, एक होती है बेस बैंड और एक होती है ब्रॉड बैंड। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज़ होना आपने, इसको थोड़ी सी बस टैक्टिक है समझने के लिए। देखिए, जो बेस बैंड है ना, उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं किया जाता। ठीक है, थकी हुई फ्रीक्वेंसी होती है, थके हुए इसके अंदर सारे सिग्नल्स होते हैं, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए चलते हैं, बहुत थोड़ी डिस्टेंस के लिए चलते हैं, फ़ौरन थक जाते हैं और इनको वापस बुला लिया जाता है, यही वहीं पे रह जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब ये कि जिस तरह कुछ लोग हैं और
अच्छा, इसकी बल्कि एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं कि जिस तरह वो नहीं होती रेस, मोटरसाइकिल्स की रेस होती है या बाईसाइकिल्स की जो रेस होती है, जो बाईसाइक्लिंग कर रहे होते हैं, तो वो उनके छोटे-छोटे चेक पॉइंट्स होते हैं ना, चेक पॉइंट्स पे उनको पानी देने के लिए वो खड़ा होता है, उनको रिफ्रेश करने के लिए खड़ा होता है। लेट्स सपोज़ कि एक बाईसाइकिल है, एक बंदा है बाईसाइकिल राइडर जिसको मुसलसल किसी चेक पॉइंट पे भी पानी नहीं मिला, ठीक है? लेकिन एक है जिसको पानी या जो भी एनर्जी उनकी इन ड्रिंक्स होती हैं, या जो भी उनकी बूस्टिंग एनर्जी होती है, उसको हर चेक पॉइंट पे मिल रहा है। अब आप मुझे खुद बताएं, वो जिसको पानी भी नहीं मिल रहा और वो जिसको सारी चीज़ें कंप्लीट मिल रही है, इन दोनों में से ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ऑब्वियसली ये कवर करेगा, ठीक है? बस आपने इसी तरह याद रखना है। बेसमेंट में आप सिग्नल्स को कोई चीज़ नहीं देते दूर तक जाने के लिए, लेकिन जो ब्रॉडबैंड है उसके अंदर आप धक्का देते रहते हैं बार बार सिग्नल्स को, ताकि दूर तक जाए, ठीक है? रास्ते में ना थके, उसको बूस्ट करते रहते हैं। बस आपने ये याद रखना है, लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट डिस्टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस। और इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ होती है, वैसे टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए अगर आपको बताई जाए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो पीछे से आ रही होती है ना सिग्नल्स, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों पे ना, डिफरेंट डिफरेंट रास्तों पे धक्के दे के आगे कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, फिर लंबे रास्ते तक जाती हैं। फिर जहाँ पे जाके थकें उनको फिर धक्का दे के फिर बड़ा कर दिया जाता है। फिर बड़ा करते 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 वो अपने डेस्टिनी तक आराम से पहुँच जाते हैं, ठीक है? बस ये 2 फ़र्क हैं, 2 टर्म्स हैं और इनके ये फ़र्क हैं आपस में। इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बहुत आसान है।